वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एसपी मैडम के पति को मरे हुए 2 साल बीत चुके थे। एसपी मैडम चौराहे पर एक फकीर को रोज खैरात दिया करती थीं। एक दिन फकीर ने मैडम से कहा, आप मुझसे निकाह कर लें। फिर मैडम ने फकीर के साथ जो किया। लेकिन दोस्तों, कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी वहां जाकर खत्म होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि दरअसल कहानी में फकीर ही निकला एसपी मैडम का। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर, जहां ट्रैफिक का शोर और हॉर्न की आवाजें हर पल गूंजती थीं, एक सिग्नल था। इस सिग्नल पर हर सुबह एक खास नजारा देखने को मिलता। एसपी कावेरी जोशी, जिन्हें सभी एसपी मैडम के नाम से जानते थे, अपनी काली स्कॉर्पियो से उतरती थीं और सिग्नल के पास बैठे एक फकीर को कुछ पैसे देती थीं। यह उनकी रोज की आदत थी। फकीर, जिसका चेहरा मैला कुचैला था और जिसके कपड़े फटे पुराने थे, हर बार पैसे लेते वक्त सिर्फ सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करता। कावेरी उसे देखकर मुस्कुराती और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर थाने की ओर निकल जाती। कावेरी एक तेज, निडर और ईमानदार पुलिस अधिकारी थीं। 2 साल पहले उनके पति आदित्य मल्होत्रा, जो खुद एक व्यापारी थे, एक रहस्यमयी हादसे में मारे गए थे। उनकी मौत ने कावेरी को तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपने काम में डुबो दिया। फिर भी हर सुबह इस फकीर को पैसे देना उनके लिए एक अजीब सी राहत का कारण बनता था। शायद इस फकीर की उदास आंखों में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता था जो उन्हें उनके अतीत से जोड़ता था। एक दिन बारिश की हल्की फुहारों के बीच कावेरी ने हमेशा की तरह फकीर को पैसे दिए, लेकिन उस दिन फकीर ने कुछ ऐसा कहा जिसने कावेरी को चौंका दिया। उसने धीमी और कर्कश आवाज में कहा, मैडम, आप मुझसे निकाह कर लें। उन्होंने फकीर की ओर देखा, जैसे वे जानना चाहती हों कि क्या वह मजाक कर रहा था। कावेरी ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, ये लो कुछ और पैसे और जाकर कुछ खा लो। लेकिन फकीर ने पैसे नहीं लिए। उसने सिर्फ कावेरी को गहरी नजरों से देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। कावेरी उस दिन थाने तो पहुंच गईं, लेकिन उनका दिमाग उसी बात पर अटक गया। फकीर की बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार आदित्य की याद दिला रहा था। रात को घर लौटते वक्त उन्होंने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन कावेरी ने फिर फकीर को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर इनकार कर दिया। इस बार उसने कहा, मैडम, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आप मुझे एक मौका दें। कावेरी को गुस्सा आया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। अपनी हद में रहो। लेकिन फकीर ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैडम, मैं जानता हूँ आपको लगता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। कावेरी को उसकी बातों में कुछ अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हुआ। उन्होंने उसे एक लंबी नजर से देखा और कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो। फकीर ने कहा, मैडम, शहर में एक बड़ा अपराध होने वाला है, मैं आपको इसकी खबर दे सकता हूँ। कावेरी को हंसी आ गई। एक फकीर और अपराध की खबर, लेकिन उनकी पुलिस वाली फितरत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, अच्छा बताओ क्या खबर है। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, कल रात मैंने सिग्नल के पास एक गोदाम में कुछ लोगों को हथियारों के साथ देखा। वे कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं। उसने जगह और कुछ लोगों के हुलिये का भी जिक्र किया। कावेरी ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर भी अपने एक जूनियर अफसर को उस जगह की तफ्तीश के लिए भेजा। अगले दिन पुलिस ने छापा मारा और वहां से गैरकानूनी हथियारों की एक बड़ी मात्रा बरामद की। कावेरी हैरान थी, एक फकीर ने इतनी सटीक जानकारी कैसे दी। उन्होंने अगले दिन सिग्नल पर फकीर से बात करने का फैसला किया। जब वे सिग्नल पर पहुंची, फकीर वहीं बैठा था। कावेरी ने उससे पूछा, तुमने वो जानकारी कैसे दी? तुम हकीकत में हो कौन? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैं वही हूँ जो दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं इस शहर को आपसे बेहतर जानता हूँ। उसकी बातों में एक राज था। अगले कुछ हफ्तों में फकीर ने कावेरी को कई छोटे बड़े अपराधों की खबरें दी और हर बार उसकी जानकारी सही साबित हुई। कावेरी अब उसे महज एक फकीर नहीं मानती थी। वे समझ गई थीं कि इस शख्स के पीछे कोई बड़ा राज है, लेकिन वे यह भी जानती थीं कि जल्दबाजी में उससे सवाल करना ठीक नहीं होगा। वक्त के साथ कावेरी फकीर के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। कावेरी अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उससे बातचीत करती थी। फकीर कभी कभार ऐसी बातें करता जो कावेरी को आदित्य की याद दिला देती। जैसे एक दिन उसने कहा, मैडम, आपको याद है आप कहती थीं कि बारिश में कॉफी पीने का मजा ही अलग होता है। कावेरी चौंक गईं। यह बात उन्होंने सिर्फ आदित्य से कही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और हंसकर बात को टाल दिया। एक रात जब कावेरी थाने से देर से घर लौट रही थीं, उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। बारिश तेज थी और सड़क सुनसान। तभी फकीर वहां प्रकट हुआ, जैसे वह पहले से जानता हो कि कावेरी को मदद चाहिए। उसने गाड़ी ठीक करने में उनकी मदद की और कहा,
मैडम, आप अकेले इतनी रात को ना निकला करें। उसकी आवाज में एक अजीब सी फिक्र थी। कावेरी ने उस रात फकीर को अपने घर चलने को कहा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन कावेरी के जिद करने पर मान गया। घर पहुंचकर कावेरी ने उसे खाना दिया। खाना खाते वक्त फकीर ने कहा, मैडम, ये खाना, ये स्वाद मुझे बहुत पुरानी याद दिलाता है। कावेरी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन कावेरी ने अपने एक पुराने दोस्त और फॉरेंसिक विशेषज्ञ नील को बुलाया। को फकीर की तस्वीर दिखाई जो उन्होंने चुपके से खींची थी। नील ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, कावेरी, इस आदमी का चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। कावेरी ने नील से कहा कि फकीर के कुछ नमूने हासिल करे, जैसे उसके कपड़े या कोई चीज जिससे डीएनए टेस्ट किया जा सके। लेकिन कावेरी उलझन में थी। वे नहीं चाहती थीं कि फकीर को शक हो कि वे उस पर शक कर रही हैं। फिर भी उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन कावेरी ने फकीर को अपने घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहती हूँ, तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। फकीर ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मान गया। कावेरी ने सोचा कि अगर वे फकीर को करीब रखेंगी तो शायद उसका राज खुल सके। कावेरी के घर में फकीर का आना अब कोई अजीब बात नहीं रही थी। उसने अपना नाम शंकर बताया था। कावेरी ने उसे अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा दे दिया था, जहां वह रह सकता था। शंकर ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन कावेरी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। कावेरी का मकसद सिर्फ शंकर की मदद करना नहीं था। वे यह भी समझना चाहती थीं कि यह आदमी जो सड़कों पर भटकता है, इतनी सटीक जानकारी कैसे देता है, जो कावेरी को बार बार आदित्य की याद दिलाता था। लेकिन वे इस ख्याल को बार बार झटक देती थीं। आदित्य तो मर चुका है, वे खुद से कहती थीं। अब शंकर कावेरी के घर में रहने लगा था, लेकिन वह दिन भर बाहर ही रहता। वह सिग्नल पर जाता, अपने पुराने अंदाज में लोगों से भीख मांगता और शाम को चुपचाप लौट आता। कावेरी ने उससे कई बार पूछा, शंकर, तुम अब भी सिग्नल पर क्यों जाते हो? मैं तुम्हें जो चाहिए दे सकती हूँ। लेकिन शंकर हर बार मुस्कुरा कर कहता, मैडम, सिग्नल मेरी दुनिया है। एक दिन कावेरी को थाने से एक तुरंत कॉल मिली। शहर के एक बड़े व्यापारी सूरज गुप्ता के गोदाम में आग लग गई थी। यह वही गोदाम था जहां कुछ हफ्ते पहले शंकर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। कावेरी तुरंत मौके पर पहुंची। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम का आधा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। लेकिन वहां कुछ ऐसा मिला जिसने कावेरी को चौंका दिया। आग में बचे कुछ कागजों में एक पुरानी तस्वीर थी, एक आदमी की जो कावेरी के पति आदित्य से हूबहू मिलता जुलता था। तस्वीर के पीछे लिखा था, आदित्य 2018, गुप्ता एंटरप्राइजेज। कावेरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तस्वीर को अपने बैग में रख लिया और थाने वापस चली आईं। उस रात वे सो न सकीं। क्या यह वाकई आदित्य था? लेकिन यह कैसे मुमकिन था? आदित्य की मौत तो एक कार हादसे में हुई थी। पुलिस ने उसकी लाश की शिनाख्त की थी। फिर यह तस्वीर यहाँ कैसे? और सूरज गुप्ता का इससे क्या संबंध हो सकता था? अगले दिन कावेरी ने शंकर से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन वह सिग्नल पर नहीं था। कावेरी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। कावेरी को चिंता होने लगी। क्या शंकर को कुछ हो गया, या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से उसे छिपना पड़ा? शाम को जब कावेरी घर लौटी, शंकर उनके घर के बाहर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था और उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। कावेरी ने उससे पूछा, शंकर, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। शंकर ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मुझे कुछ काम था, आप फिक्र न करें। कावेरी ने उसे तस्वीर के बारे में सवाल करने का इरादा किया, लेकिन फिर